हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। हम आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं केवीएस के सिलेबस से जो भारतीय मूर्तिकार या मूर्तिकार पूछे जाएंगे उनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं आप सबकी परीक्षा में, तो लेकर आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मूर्तिकार। सिर्फ यह क्लास होगी मूर्तिकार, जिसमें केवीएस के सिलेबस में दिए हैं धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, पीवी जानकी रमन राम, शंखो चौधरी, अक्का यादगिरी राव। तो यह पांचों जो मूर्तिकार हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले आर्टिस्ट हैं धनराज भगत। धनराज भगत जो आपकी स्क्रीन पर है, यह धनराज भगत हैं और इनका जन्म 20 दिसंबर 1917 में हुआ था और इनकी जन्मभूमि है लाहौर। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तब इनका जन्म हुआ था, तो लाहौर भारत में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1988 में हुई थी और इनकी कर्म भूमि जो है वह भारत है। कार्य क्षेत्र जो है मूर्तिकला और चित्रकला है। इन्हें जो है भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार या सम्मान से सम्मानित किया गया है 1977 में। और इनकी प्रसिद्धि का कारण है चित्रकला और मूर्तिकला। मुख्य रूप से यह मूर्तिकार है और इनकी नागरिकता जो है भारतीय है। इनके बारे में अन्य जानकारियाँ, कॉस्मिक मैन धनराज भगत का यह प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है, सीमेंट व प्लास्टर से बनाया गया है। वर्तमान में यह ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। जो कॉस्मिक मैन मूर्ति शिल्प है धनराज भगत द्वारा बनाया गया है और इसे जो है इस मूर्ति शिल्प को सीमेंट व प्लास्टर से बनाया गया है। यह वर्तमान में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 दिसंबर 1917 को लाहौर पाकिस्तान में जन्मे धनराज भगत मूर्तिकार होने के साथ साथ चित्रकार भी थे, लेकिन मुख्यतः मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से मूर्तिकला या मूर्ति शिल्प में डिप्लोमा लिया और वहीं पर अध्ययन कार्य की शुरुआत की। इसके बाद वह दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये दिल्ली शिल्पी चक्र से भी जुड़े रहे हैं। जो धनराज भगत हैं यह दिल्ली शिल्पी चक्र से भी जुड़े रहे हैं, सदस्य थे। इनके मूर्ति शिल्प यथार्थवादी होने के साथ घनवाद से भी प्रभावित है। इन्होंने पत्थर, धातु, काष्ठ, सीमेंट, लकड़ी आदि का प्रयोग करते हुए मूर्ति शिल्प बनाए हैं। इनके जो प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं उनमें घोड़े की नालबंदी, द किंग, द किस, बांसुरी वादक, सितार वादक, कॉस्मिक मैन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, यह जो है वर्तमान में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी में संग्रहित है। इसे जो है सीमेंट से बनाया गया है। मोनार्क श्रृंखला यह भी बहुत ही फेमस है। शिवा डांस, यह सभी कलाकृतियाँ जो है धनराज भगत द्वारा निर्मित किया गया है। धनराज भगत जो है चित्रकार के रूप में इन्होंने दृश्य चित्रण किया है। इनका दृश्य चित्रण झोपड़ी प्रसिद्ध है। जो धनराज भगत जी का चित्र है, इससे पहले हमने पढ़ा वह सभी मूर्तियाँ थीं, जैसे शिवा डांस, मोनार्क, कॉस्मिक मैन, सितार, बांसुरी वादक, यह सभी जो है मूर्तियाँ हैं। परंतु जो झोपड़ी नामक शीर्षक की जो कलाकृति है यह दृश्य चित्र है, यानी यह पेंटिंग है। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध है धनराज भगत की, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। और धनराज भगत को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1977 में। कब सम्मानित किया गया था? 1977 में। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1988 में। जो केवीएस के सिलेबस में दिया हुआ है साफ साफ, वह मूर्ति शिल्प है हमारी आपकी स्क्रीन पर। वुमन स्टैंडिंग मेटल शीट पर बनाई गई है धनराज भगत द्वारा। और यह चित्र जो है नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली अखिल भारतीय मूर्ति कला प्रदर्शनी में 7वें पुरस्कार के विजेता थी। तो धनराज भगत द्वारा यह वुमन स्टैंडिंग जो मूर्ति शिल्प तैयार किया गया है, इसका माध्यम है मेटल शीट। और इसे जो है 1954 में, मार्च 1954 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली अखिल भारतीय मूर्तिकला प्रदर्शनी में 7वें पुरस्कार के विजेता के रूप में स्वीकृत किया गया था। तो यह थे धनराज भगत के बारे में। अब थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं धनराज भगत जी को, जो हमारे नोट्स द्वारा तैयार किया गया है। यह टॉपिक धनराज भगत 1917 जन्म, यानी 1917 में हुआ था। लाहौर में शिक्षा मेयो कॉलेज लाहौर। माध्यम जो है इनका मिक्स मीडिया है। अधिकतर कार्य लोमड़ी से यहाँ पे अधिकतर कार्य जो है लकड़ी से इन्होंने किया है। ये दिल्ली शिल्पी चक्र के जन्मदाता थे। इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं शिवा डांसिंग, कॉस्मिक मैन, सितार वादक, बांसुरी वादक,
द किस, द किंग, मोनार्क, जर्नी टू द फिजिकल, स्पिरिचुअल, घोड़े की नालबंदी, स्टैंडिंग वुमेन। जो स्टैंडिंग वुमेन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम में केवीएस में। ब्राइड, कॉस्मिक एनर्जी, आई सपोर्ट ए यूनिवर्स, हॉर्स बुल, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन, काष्ठ धातु से यह निर्मित किया गया है और इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है भारत सरकार द्वारा 1977 में। तो यह थे हमारे धनराज भगत जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आप सबके आगामी परीक्षा केवीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अगले आर्टिस्ट की ओर। अमरनाथ सहगल। अमरनाथ सहगल जो है इनका जन्म 1922 अटक पाकिस्तान में हुआ था। लाहौर से बीएससी की इंजीनियरिंग का काम किया, बीएससी की और इंजीनियर का काम भी किया। ये कलाकार, कवि, लेखक थे। सहगल जो है 20वीं सदी के मनुष्य भय, चिंताओं, चीखों को मूर्ति शिल्पों में अभिव्यक्ति देते थे। तो जो इनका विषय था 20वीं शताब्दी के समय का, भय, चिंताओं, चीखों को जो है यह अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे। इनका जो माध्यम है अमरनाथ सहगल जी का, इनकी जो मूर्तियाँ या मूर्ति शिल्प तैयार करते थे वह मिट्टी और कांसा में निर्मित करते थे या निर्माण करते थे। इनकी प्रमुख मूर्तियाँ हैं क्राइज ऑन हार्ड, यह कांसे में बना है, और इग्विस क्राइस जो चित्र है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगला है चित्र, अगला मूर्ति शिल्प है होमेज टू नॉन वायलेट। अगला है पैसेज ऑफ टाइम, सबमिशन एंड टार्चड, मॉन्यूमेंट ऑफ कम्युनल हार्मनी, आलाप। तो यह जो सभी मूर्ति शिल्प हैं यह अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित मूर्ति शिल्प हैं जो अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित किया गया है या निर्माण किया गया है। यह अमरनाथ सहगल जी हैं जो नेहरू जी का पोर्ट्रेट तैयार करते हुए दिखाए गए हैं। अमरनाथ सहगल एक बहु प्रतिभाशाली रचनात्मक व्यक्तित्व हैं। वे एक इंजीनियर, एक दार्शनिक, एक कवि और एक मूर्तिकार हैं। उनका जन्म 5 फरवरी 1922 को पीओके पाकिस्तान के बंकेलपुर में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्तिकार सहगल मूल रूप से विज्ञान स्नातक यानी बीएससी हैं। भौतिकी में भेद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से औद्योगिकी रसायन शास्त्र का अध्ययन किया है। इन्होंने लाहौर से एक इंजीनियर के रूप में अपना काम शुरू किया था। कला उनकी जन्मजात प्रतिभा है। इन्होंने 1954 में लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में निजी तौर पर कला सीखना शुरू किया, जिसे सन्नाल स्टूडियो के नाम से जाना जाता है, जहां इन्होंने कला को अपने पेशे के रूप में चुनने का निर्णय लिया। विभाजन के बाद 1905 में जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का, तो यह भारत चले आए और स्वतंत्र कलाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1949 में वे यूएसए गए और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से कला शिक्षा में मास्टर की डिग्री ली। अमरनाथ सहगल जो है एक अभिव्यक्तिवादी, विचारोत्तेजक और भावनात्मक मूर्तिकार हैं। उनका कहना है कि एक कलाकार को काम को अपने समाज के बीच एक सेतु का काम करना चाहिए। पीड़ित रोना, बलात्कार, भूख और अनसुना रोना कांस में उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो जो केवीएस के सिलेबस में दिया हुआ है तो वो है अनसुना रोना। अनसुना रोना जो चित्र मूर्ति शिल्प है यह अमरनाथ सहगल जी द्वारा चित्रित किया गया है या निर्माण किया गया है। वाशिंगटन डीसी में वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए समर्पित उनकी स्मारकीय मूर्तियाँ चंद्रमा की विजय है। जो चंद्रमा की विजय है मूर्ति शिल्प वाशिंगटन डीसी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए समर्पित है। जो चंद्रमा की विजय मूर्ति है वह इस कला के माध्यम से शांति, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाना चाहते हैं। जो मूर्ति शिल्प है अनसुना रोता है या क्राइज अनहर्ड, तो यह जो मूर्ति शिल्प है यह केवीएस के सिलेबस में दिया हुआ है। यह समसामयिकी, सामाजिक, आर्थिक बीमारियों जो भारत को त्रस्त कर रही हैं। सहगल के अधिकांश कार्यों के विषय मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के महत्व और राजनीतिक हिंसा की त्रुटियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो यह थे जो अमरनाथ सहगल जी द्वारा निर्मित या निर्माण किया गया है क्राइज अनहर्ड, अनसुना रोना। चलिए अगले कलाकार के बारे में पढ़ते हैं। पीवी जानकी रमन। पीवी जानकी रमन का जन्म जो है 1930 में चेन्नई में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी इसमें थोड़ा सा लिखा नहीं गया है।
तो अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। पीवी जानकी राम की जो मृत्यु है या निधन कब हुआ है। इनकी जो शिक्षा है पीवी जानकी राम की मद्रास के कला विद्यालय से हुए थे और इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया है मद्रास में ही। इनके विषय जो है मूर्तियों के विषय जो है ईसा मसीह, देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। दक्षिण भारत के कवच मूर्ति शिल्पों से प्रभावित होकर रिपुजी तकनीकी खोजा है। तो रिपुजे जो तकनीक है इसकी खोज किसने की है? तो पीवी जानकी राम ने की है। रिपुजी तकनीक को खोजा है और इनका माध्यम है जो मूर्ति शिल्प बनाने का वह कांसा तांबा के चादर से बनाते हैं। इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, ये मूर्ति शिल्प हैं डिबोटी गणेश जो केवीएस के सिलेबस में दिया हुआ है। गणेश जो यह ऑक्साइड आयरन से निर्मित किया गया है। किंग, कालिया मर्दड़, उल्लू, ओमेन, ईसा मसीह, गरुड़, युद्ध की देवी, देवी भक्तों के साथ, यह सभी मूर्ति शिल्प जो है यह पीवी जानकी राम द्वारा निर्मित किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। पीवी जानकी राम दूसरी पीढ़ी के आधुनिक भारतीय आइकन मास्टर मूर्तिकारों में से एक हैं। इनका जन्म 1930 में मद्रास में हुआ था। इन्होंने 1947 से शानदार शिक्षकों डीपी राय चौधरी और केसीएस के मार्गदर्शन में कला और शिल्प मद्रास के सरकारी कॉलेज में प्रवेश लिया। पढ़कर उन्होंने कला की 3 शाखाओं में अर्थात चित्रकला, मूर्तिकला और व्यावसायिक कला में डिप्लोमा लिया और 1964 तक लगातार एक ही कला महाविद्यालय में रहे। 1964 में इन्होंने रिपुजे तकनीकी की खोज की। तो रिपुजे तकनीकी की खोज कब की थी? 1964 में। शुरुआत करने के लिए जाने जाते हैं, यानी मूर्तिकला बनाने के लिए तांबे के पीटे आकार के धातु टुकड़ों से मुक्त खड़ी द्विआयामी मूर्तियां बनाने का विचार। ऐसी मूर्तियों को रिपुजे मेटा रिलीफ या फ्रंटाज मूर्तियां भी कहा जाता है। इन्होंने यह विचार दक्षिण भारतीय मंदिरों की देवी देवताओं के मुखौटों से लिया है जो चांदी की पतली चादरों में बने होते हैं। उनकी तकनीकी में उनका प्रसिद्ध काम वर्जिन मदर क्राइस्ट उल्लू ईगल है जो उनकी गहरी प्रयोगात्मक क्षमता और अध्ययन को दर्शाते हैं। यह कार्य तांबे की चादरों को उनके लिए सबसे उपयुक्त सामग्री साबित होते हैं। उन्होंने इस सामग्री मूर्तियों अग्रभाग को विविध गेज के तार, धातु के टेप, धातु के ब्लेड, धातु के गोले, पीतल, चांदी, मीनाकारी आदि से सजाया था। उन्होंने 1964 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं 1966 में। तो चलिए देखते हैं अगला चित्र है गणेश जो केवीएस के सिलेबस में दिए हुए हैं। गणेश जो पीवी जानकी राम द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह हिंदू भगवान गणेश की एक आधुनिक अमूर्त मूर्ति है। चलिए अगले मूर्तिकार के बारे में देखते हैं शंखो चौधरी। यह जो शंखो चौधरी जी हैं जो आपकी स्क्रीन पे, इनका जन्म 25 फरवरी 1916 को हुआ था। इनका पूरा नाम शंखो चौधरी है और इनकी जन्मभूमि संथाल परगना बिहार में जो आज़ादी से पूर्व के समय का है। इनकी मृत्यु 28 अगस्त 2006 को और इनकी कर्म भूमि जो है वह भारत है। कार्यक्षेत्र मूर्ति शिल्प पुरस्कार या उपाधि प्राप्त हुई है। तो इन्हें भारत सरकार द्वारा 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कालिदास सम्मान से इनको शंखो चौधरी को 2000 और सन 2002 में सम्मानित किया गया। आदित्य बिरला कला शिखर पुरस्कार 2002 में सम्मानित किया गया। ललित कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया 2004 में। इनकी नागरिकता भारतीय है और इनकी प्रसिद्धि जो है वह भारतीय मूर्तिकार के रूप में है। इनके बारे में जो अन्य जानकारी है, शंखो चौधरी भारत के ही प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैजी के शिष्य थे। उनके मूर्ति शिल्प के विषयों में महिला आकृति और वन्य जीवन शामिल है। उन्होंने मीडिया की एक विस्तृत श्रृंखला में काम किया है जो केवीएस के सिलेबस में है। अपने शंखो चौधरी जो इंडियन आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट, इन्होंने 1916 से 1906 तक इनका कार्यकाल है। तो इन्होंने स्टैंडिंग फिगर जो चित्र है, मूर्ति शिल्प है, इसको तैयार किया है। कार्व्ड वुड स्कल्पचर ऑनरे, तो यह इसका माध्यम है वुड और इसे जो है निर्माण किया गया है शंखो चौधरी द्वारा। शंखो चौधरी भारतीय मूर्तिकार हैं। कुर्सी पर नक्काशीदार लड़की
लकड़ी की मूर्ति है। अब चलिए देखते हैं शंखो चौधरी के बारे में कुछ और पॉइंट्स। इनका जन्म जो है 1916 बिहार में हुआ था और इनका जो माध्यम है मूर्ति बनाने का लकड़ी व पत्थर है। इनकी मूर्तियां हैं प्रसिद्ध जो मूर्ति शिल्प हैं टाइलट जो सिंगार या पत्थर में बना हुआ है, फिगर जो आकृति है इसे कास्ट में निर्मित किया गया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों। ये ललित कला अकादमी के फेलो रहे हैं। इन्होंने नेपाल में काम किया है। चलिए देखते हैं एक्का यादगिरी राव। तो यह भारतीय मूर्तिकार हैं। यह एक्का यादगिरी राव तेलंगाना राज्य के एक प्रमुख चित्रकार मूर्तिकार के रूप में तेलंगाना शहीद स्मारक के लिए इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2017 में। एक्का यादगिरी राव इन्हें जो है पद्म श्री 2017 में दिया गया है कला के क्षेत्र में और यह हैदराबाद से संबंधित है। इनका जो चतुर्मुखी चित्र है मूर्ति शिल्प है यह केवीएस के सिलेबस में है और इसके बारे में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह मूर्ति शिल्प जो है 1981 में किया गया चतुर्मुखी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में रखा गया है, जो पत्थर में उनके मुहावरे का एक विशिष्ट उदाहरण है। एक प्रतीकात्मक शैली में इलाज के लिए गए 13 फीट ऊंचाई के एक बड़े आकार का एक मूर्तिकला स्तंभ है। इसके चारों ओर नारीत्व के 4 पहलुओं का वर्णन करते हैं। चतुर्मुखी भारत में सर्वश्रेष्ठ अखंड स्मारकीय समकालीन मूर्तिकारों में से एक है। चतुर्मुखी कार्य पृष्ठ पर वापस विषय वस्तु जो है चतुर्मुखी की मूर्तिकला स्त्री के विभिन्न पहलुओं के बारे में है। इसके चारों ओर नारीत्व के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हैं। जो चतुर्मुखी मूर्ति है उसका जो है विवरण कुछ दिया गया है एक्का यादगिरी राव जी द्वारा। चतुर्मुखी को प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार एक्का यादगिरी राव द्वारा अखंड बलुआ पत्थर से उकेरा गया है। यह महिलाओं के जीवन से संपूर्ण परिदृश्य की व्याख्या करता है और इसके नाम को सार्थक बनाता है। 13 फुट लंबी या ऊंची इस मूर्ति के 4 पहलू हैं। स्त्रियों के जीवन के पहलुओं को अमूर्त रूप में समझाती है। चतुर्थ पक्ष में अधेड़ उम्र की स्त्री को विभिन्न स्त्री पक्षों को चित्रित किया गया है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा जो भी इम्पोर्टेंट लगे पॉइंट, क्योंकि यह जो मूर्तिकार हैं सभी आपके केवीएस के सिलेबस में दिए गए हैं। कुल मिलाकर यह मूर्तिकला एक विशिष्ट उदाहरण है और आधुनिक कला नई दिल्ली के स्थायी संग्रह के रूप में लॉन में चौकोर आकार का पत्थर के चबूतरे पर प्रदर्शित है। एक्का यादगिरी राव को 1965 में विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य ललित कला प्रदर्शनियों में भाग लिया है इन्होंने। तो देख लीजिए इन्होंने कहाँ कहाँ पे भाग लिया था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपने मूर्ति शिल्प प्रदर्शित किए हैं। तो 10 में जो है अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी डेनमार्क, अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी सिंगापुर में 2006 में, राष्ट्रीय मूर्तिकार शिविर चंडीगढ़ पंजाब में 2004 में, मज दैनिक डबलिन पोलैंड में, इंडिया और इंडिया से बाहर कई जगहों पर इन्होंने प्रदर्शित किए अपने मूर्ति शिल्प। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। अभी एक मूर्तिकार और रह गए हैं तो उसे भी देखते हैं, राम किंकर बैज और डीपी राय चौधरी। एक नहीं 2 मूर्तिकार अभी बचे हुए हैं। तो अगले जो मूर्तिकार हैं राम किंकर बैज, इनका जन्म जो है थोड़ा जन्म जो सन है वो थोड़ा विवादास्पद है। कुछ लोग 1906 मानते हैं, कुछ लोग 1910, परंतु मृत्यु जो है इनका निधन जो है 1980 में हुआ था। राम किंकर बैज शांति निकेतन में किंकर दा के नाम से जाने जाते हैं। तो किंकर दा के नाम से कौन से कलाकार जाने जाते हैं मूर्तिकार? तो किंकर दा के नाम से राम किंकर बैज जाने जाते हैं। राम किंकर बैज का जन्म बांकुड़ा के निकट जुग्गीपाड़ा में हुआ था। इनका जन्म जो है बांकुड़ा के निकट जुग्गीपाड़ा में हुआ था। 1925 में मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक रामानंद चटर्जी ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और शांति निकेतन में कला भवन में इन्हें नंदलाल बोस के पास छोड़ा है। शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत राम किंकर बैज को शांति निकेतन के कला भवन में मूर्ति शिल्प विभाग के अध्यक्ष बना दिया गया। इन्होंने मॉडलिंग के प्रति गंभीर रुख अपनाया। राम किंकर बैज 1925 से 1962 तक शांति निकेतन में रहे।
रामकिंकर बैज 1935 से रचनात्मक प्रतिभा का विकास हुआ। 1940 तक रामकिंकर बैज ने अपने चित्रों तथा मूर्तियों की रचना की, जिसमें सुजाता, संथाल परिवार, कन्या, कुत्ता, अनाज ओसाता हुआ, अनाज की ओसाई। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है संथाल परिवार के बारे में जो है, संथाल फैमिली के बारे में केवीएस के एग्जाम में या सिलेबस में दिया हुआ है। तो फिलहाल यह तो इम्पॉर्टेंट है ही, परंतु केवीएस में रामकिंकर बैज के ऊपर कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जितने भी आर्टिस्ट पढ़ाए गए उनसे जो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको आप सब लोग नोट करिएगा, परंतु जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस में कलाकृतियाँ या मूर्ति शिल्प दिए हुए हैं इनके द्वारा निर्मित किए गए, तो उन पर भी विशेष अध्ययन करिएगा। रामकिंकर बैज की पहली प्रदर्शनी 1942 में नई दिल्ली में हुई थी। रामकिंकर बैज की अन्य प्रदर्शनियाँ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता, रियलिटीज नोवेल पेरिस 1950-51 में हुई थी। एशिया कला प्रदर्शनी टोक्यो आदि में हुई थी। रामकिंकर बैज ने नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के लिए ऊंची 2 विशाल प्रतिमाओं का भी निर्माण किया है। रामकिंकर बैज कुछ समय के लिए ललित कला अकादमी के नामित कलाकार भी रहे। 1976 में अकादमी के फेलो भी निर्वाचित हुए थे। रामकिंकर बैज रियलिटीज नोवेल पेरिस तथा इंडियन स्कल्पचर एसोसिएशन कलकत्ता के सदस्य भी रहे हैं। रामकिंकर बैज की कलाकृतियों का संग्रह राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय तथा देश विदेश के संग्रहों में है। रामकिंकर बैज प्रधानतः मूर्तिकार थे। सीमेंट, प्लास्टर, पत्थर से उन्होंने अनेक मूर्तियों का निर्माण किया। 1935 में रामकिंकर बैज आधुनिक कला कृतियों का सृजन करने लगे थे। इसी से अंतिम दिनों में नंदलाल बोस और रामकिंकर के बीच कुछ मतभेद भी हो गए थे। 1 अगस्त 1980 को रामकिंकर बैज का निधन हो गया। जो संथाल फैमिली मूर्ति शिल्प जो है, यह रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित किया गया है। संथाल परिवार एक मुक्त खड़ी बाहरी मूर्तिकला है। यह एक आदिवासी किसान परिवार का चित्रण है, जिसमें एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा और एक कुत्ता। संथाल परिवार 1938 में रामकिंकर बैज द्वारा बनाई गई एक मूर्ति है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांतिनिकेतन में स्थित है। तो यह थे रामकिंकर बैज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो अब चलिए अगला आर्टिस्ट देखते हैं, मूर्तिकार डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी का जन्म 1899 में पश्चिम बंगाल वर्तमान बांग्लादेश के रंगपुर जिले में ताजहाट नामक ग्राम में एक जमींदार परिवार में हुआ था। कला के विशेष रुचि देखकर देवी प्रसाद राय चौधरी के पिता इन्हें 1914 में अवनीनाथ टैगोर के पास ले गए। देवी प्रसाद राय चौधरी ने हिरण्य राय चौधरी के स्टूडियो में मूर्तियों का मॉडलिंग सीखा। 1929 में देवी प्रसाद राय चौधरी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास के अधीक्षक बने, वहीं के प्रिंसिपल बने और उसी पद पर रहते हुए 1957 में सेवानिवृत्त हुए। 1955 में देवी प्रसाद राय चौधरी जापान के टोक्यो नगर में यूनेस्को द्वारा आयोजित कलागोष्ठी के प्रेसिडेंट तथा डायरेक्टर भी रहे। 1953 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम चेयरमैन चुने गए। देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं 1953 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम चेयरमैन चुने गए। देवी प्रसाद राय चौधरी को रविंद्र भवन या रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की और 1958 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1975 में देवी प्रसाद राय चौधरी का निधन हो गया। देवी प्रसाद राय चौधरी का प्रसिद्ध कृति 1922 में अंकित रविंद्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र है। देवी प्रसाद राय चौधरी की प्रसिद्ध कलाकृतियाँ श्रम की विजय, कांस्य में बनी हुई है पुजारिन, जो महत्वपूर्ण कलाकृति है श्रम की विजय, यह केवीएस के सिलेबस में दिया हुआ है। रविन्द्रनाथ का व्यक्ति चित्र, ग्रीन एंड गोल्ड, भूटिया स्त्री, जीवन, नेपाली लड़की, कमल सरोवर, हरा और सुवर्ण टेम्परा, तिब्बत की बालिका, आंधी के पश्चात, जल रंग से कुछ इसमें मूर्ति शिल्प के अलावा चित्र भी हैं जो देवी प्रसाद राय चौधरी जी द्वारा चित्रित किए गए थे, और कुछ मूर्ति शिल्प भी हैं। निर्माण, पुल, महल की गुड़िया, जल रंग से, दुर्गा पूजा, शोभा यात्रा, तैल रंग, खतरनाक मार्ग, अभिसारिका, जल रंग, शहीद स्मृति, यह जो है मूर्ति शिल्प है। कौतूहल, पशु अध्ययन, जीवन, पुल, तूफान के बाद, व्यक्ति चित्र जो देवी प्रसाद राय चौधरी जी द्वारा निर्मित किए गए हैं। व्यक्ति चित्र एनी बेसेंट के
लीड बीटर सर BC कुमार स्वामी शास्त्री, सर CP रामस अय्यर, सर CRD, सर RK। तो यह व्यक्ति चित्र हैं जो देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित किए गए हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी ने ट्रम्प ऑफ लेबर नामक मूर्ति बनाई है। यथार्थ स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो जो श्रम की विजय मूर्ति शिल्प है कुछ इस प्रकार है, जो DP राय चौधरी जी द्वारा निर्मित किया गया है, निर्माण किया गया है। इस मूर्ति को स्मारकीय भवन का भावना का प्रतीक है, जो एकजुट श्रम के साथ कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। यह 4 मानव आकृतियों का शानदार अध्ययन है, जो मांसपेशियों को तरंगित करते हैं। उनके गहन शारीरिक प्रयास के व्यक्तिगत क्षण दुनिया के लिए, उनके दैनिक पसीने और आजीविका के लिए, श्रम को देखने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए कैप्चर किया गया है। मूर्तिकला मई दिवस समारोह का केंद्र बिंदु है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ मनाया गया था। ट्रम्प ऑफ लेबर इसके निर्माण करते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। 1959 में बनाया गया है। यह स्टैचू है और ब्रॉन्ज मीडियम में बनाया गया है। यह वर्तमान में मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।